हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस बीएनएस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इस सीरीज में आज हम लोग बर्नी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। बर्नी को हम लोग देखें तो इतिहास में अगर हम लोग जाएं तो उसमें देखते हैं कि जो दिल्ली का सल्तनत काल है उसमें कई वंश आए थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश। तो बर्नी तुगलक वंश के टाइम का रहा है। जैसा देखते हैं इसकी जो बुक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसमें वो बलबन से लेकर के तुगलक के टाइम तक का पूरा वर्णन किया हुआ है। जैसे कि इसका देखें तो ये है अपनी बुक में ही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ही बताया है अपने जीवन परिचय के बारे में कि वह फ़िरोज़ शाह वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था, जिसमें वह मोहम्मद बिन तुगलक के से लेकर के उसका बेटा फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम में था। जैसे तुगलक के टाइम में उसकी स्थिति अच्छी थी शासन टाइम में, लेकिन फ़िरोज़ जो तुगलक है वो उससे बर्नी के संबंध जो थे वो अच्छे नहीं थे। उसको वो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो वो फ़िरोज़ शाह तुगलक बर्नी को कारावास में डाल देता है और उसकी सारी संपत्ति छीन देता है, लेकिन बाद में उसको वो वहाँ से मुक्त कर देता है। तो बर्नी जो है उसका पूरा विचार एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है, उसी से संबंधित वो अपना पूरा विचार प्रस्तुत किया है। जैसे इसमें देखें तो इसकी मतलब इस्लामिक जो उसका विचार है, राजनीतिक विचार है, उसका मेन थीम है इस्लामिक राज्य। उसी को निर्भर करते हुए वो अपने इस्लाम की शिक्षा के बारे में बात किया है और अपना विचार प्रस्तुत किया है। तो उससे पहले हम लोग इसकी बुक्स को लिख देते हैं, क्योंकि इसका जो थॉट है पूरा इसकी बुक पर ही निर्भर करता है, जिसमें से दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक हैं, फतवा ए जहादारी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो जो फतवा ए जहादारी है इसमें वो अपनी शासन कला के बारे में विचार प्रस्तुत किया है। चूँकि इसके सामने प्रश्न ये था, जब दिल्ली सल्तनत में आता है तो आप देखेंगे कि एक मुस्लिम सम्राट को कैसे हिंदू जनता पर शासन करना है, उसके लिए वो वहाँ के शासक को, जिसको वो बादशाह कहता है, उसको निर्देश दिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग अगर भारतीय विचारक में कौटिल्य को देखें तो वो भी अपनी बुक मतलब अर्थशास्त्र में खूब अच्छे से शासन कला के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। और वहीं पाश्चात्य विचारकों में हम लोग मैकियावेली को देखें तो वो द प्रिंस में जैसे शासन को बोला है, कैसे शासन करना है, उसका पूरा व्यवस्थित वर्णन किया है। ठीक उसी प्रकार बर्नी भी बादशाह को कैसे शासन किया जाएगा, किस प्रकार से शासन हो और किस नियम के अनुसार शासन हो, उन सब का वर्णन करता है। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही में वो बलबन से लेकर जो फ़िरोज़ शाह तुगलक है उसके टाइम के शासनकाल का वर्णन किया है। तुगलक के शासन का वर्णन किया है ना। और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इसकी जो फतवा ए जहादारी है उसमें उसका राजनीतिक चिंतन है, जिसमें वो आदर्श शासक की बात किया है। जैसा देखिए तो जो फिर बर्नी है वो एक आदर्श शासक की बात करता है और एक आदर्श शासक के रूप में महमूद गजनवी को बताता है। आदर्श शासक महमूद गजनवी को बताता है। ठीक, और उसकी मुख्य रचनाएं हैं जिसमें आप देखेंगे सना-ए मुहम्मदी, सलात-ए कबीर, हसरतनामा,
हसरतनामा, मासीर ए सादात, मासीर ए सादात, तारीख ए बरमकियान, सादात और तारीख ए बरमकियान, ये सभी उसकी रचनाएं हैं। तो बर्नी के बारे में हम लोग देखते हैं, उसकी जो विचार है, राजनीतिक जो थॉट है, पॉलिटिकल जो थॉट है, उसमें उसका मेन थीम है कि वो इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। वो उसको एक कट्टर इस्लामिक राज्य की स्थापना करता है। इसी वजह से उसको एक कट्टर मुस्लिमवादी माना जाता है, जिसमें वो अपना विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें वो इस्लाम की कुछ शिक्षाओं की बात किया है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि वो जो अपनी शिक्षा बताया, मतलब बुक जो बताया है फतवा ए जहांदारी, उसमें शासन कला की बात किया है। तो आदर्श जो शासक है उसको कैसा, मतलब आदर्श शासक जिसको वो बादशाह की उपाधि दिया है, वो उसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया है। तो उसका जो विचार है, स्पेशली किसी राज्य का वैसा स्पष्ट विचार तो नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन वो कहता है कि खुदा ने ही विश्व का निर्माण किया है, खुदा ने ही विश्व का निर्माण किया है। और वही इसका आधार बिंदु है। वही इसका आधार बिंदु है। वही इसका आधार बिंदु है। बर्नी ने राज्य को एक इस्लामिक राज्य बनाया, और वो जैसे देखा जाता है, तुलना की जाती है कि जो बर्नी है वो अरस्तु के विचारों का इस्लामीकरण कर दिया है। यह मध्ययुगीन विचार जो मतलब बर्नी है, वो मध्ययुगीन विचारों में इस जो अरस्तु है उसके विचारों का ही इस्लामीकरण किया हुआ है। बर्नी को एक महत्वपूर्ण इतिहासकार और राजनीतिकार बोला जाता है। यह राजनीतिक उदारतावाद और मुस्लिम राजनीतिक उदारतावाद और मुस्लिम कट्टरता का समर्थक माना जाता है। इसको माना जाता है। ठीक, वह अपनी बुक फतवा ए जहांदारी में एक अच्छे राज्य की कल्पना प्रस्तुत किया है, जो शरीयत और हदीस और जवाबित इन तीनों कानूनों के आधार पर चलेगा। जैसे इस्लाम की कुछ मान्यताएं हैं, उसी के आधार पर ये कहता है कि जो शासक होगा उसको इंस्ट्रक्शन, मतलब वो जैसे मैकियावेली निर्देश दिया है शासक को, ठीक उसी प्रकार ये भी अपने बादशाह को उसी प्रकार से निर्देश प्रस्तुत किया है। तो वो कहता है, उसके पहले वो इस्लाम की कुछ शिक्षाएं बताता है। कहता है कि जो बादशाह होगा, जो सुल्तान होगा, वो इस्लाम की इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर अपना शासन करेगा। तो सब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस्लाम की क्या क्या शिक्षाएं या मान्यताएं हैं। इस्लाम की मान्यताएं, जिसमें इस्लाम की शिक्षाएं, उसमें हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से 3 माने जाते हैं, जिसमें से है कुरान,
कुरान के बारे में बताया जाता है कि ये एक जैसे मुस्लिम का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जो खुदा है, अल्लाह है, उसके सच्चे वचन हैं, अल्लाह के सच्चे वचन, अल्लाह के सच्चे वचन हैं। और अल्लाह ने एक अपना पैगंबर या संदेश वाहक भेजा है, जो है हज़रत मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद क्या हैं? वो संदेश वाहक हैं। संदेश वाहक हैं। वह इनके माध्यम से, अल्लाह हज़रत मोहम्मद के माध्यम से मानवता तक अपना शिक्षाओं को पहुंचाएंगे। और कुरान में वैसा कोई स्पेशल राजनीतिक चित्रण नहीं किया गया है। जो कुरान है वो ईश्वर का यानी अल्लाह का एक सच्चा वचन है, जिसमें बताया गया है कि जो हज़रत मोहम्मद हैं, यानी कि कोई एक विशिष्ट पर्सन, जैसे कि माना जाता है इस जो मुस्लिम धर्म है उसके प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद हैं, तो इन्हीं के माध्यम से अल्लाह जो शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है, मानवता है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद है हदीस। कुरान में तो पूरा एकदम सटीक रूप से देखा जाए तो अल्लाह का ही वचन है, लेकिन जो हदीस है, हदीस के अंतर्गत हज़रत मोहम्मद जो हैं उनके दिए गए सभी उपदेश शामिल हैं। हज़रत मोहम्मद के उपदेश वो हदीस के अंतर्गत शामिल हैं। इन्हीं के उपदेशों का ये क्या है? संकलन है हज़रत मोहम्मद के। फिर उसके बाद है शरीयत। शरीयत जो है वो इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून। इसी के माध्यम से इस्लाम का कानून का संचालन किया जाता है। शरीयत में बताया गया है कि यही कानून इस्लामिक जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस्लामिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। इस्लामिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार। शरीयत में इस्लामिक राजनीतिक व्यवस्था की सभी बातें निहित हैं और इसी के अंतर्गत राज्य कैसा होगा, राज्य जो शासक है या बादशाह है वो कैसा, उसका क्या उद्देश्य है, राज्य क्या उद्देश्य है, शासक कैसा काम करेगा, उन सभी चीज़ों का इसी में वर्णन किया गया है। राज्य का उद्देश्य, ये सभी इसी के अंतर्गत निहित हैं। जिसमें आप देखेंगे शरीयत के अंतर्गत देखिए तो दो प्रकार, जो इसकी न्याय प्रणाली है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार की है न्याय प्रणालियाँ, जिसमें एक कानूनी न्याय और सिविल, यानी कि सिविल और फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ, आपराधिक न्याय की भी बात किया है। तो वो कैसे, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है कि बादशाह जो है वो कैसे शासन करेगा। फिर उसके बाद अगर देखते हैं, ये तो शरीयत हो गया, फिर इसमें से एक और प्रकार की कानून की बात की जाती है जो है जवाबित, जो है जवाबित। कुरान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो ये स्पेशली ईश्वर जो अल्लाह है उसी का वचन है। और अल्लाह के वचनों को, ये तो थोड़ा कठिन वर्ड है जो सभी को समझ में नहीं आता, साधारण जनता को समझ में नहीं आता है। तो जो हज़रत मोहम्मद हैं वो अल्लाह के संदेशवाहक हैं, उन्हीं के माध्यम से जो जनता है उनको बताया जाएगा। हदीस में जो हज़रत मोहम्मद हैं उन्हीं के दिए गए सभी उपदेशों का संकलन किया गया है। शरीयत जो है ये वो इस्लामी कानून है। इसके अंतर्गत इस्लामिक जो राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब इस्लामिक राजनीति का जो आधार है वो
शरीयत के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे इसके अंतर्गत एक और कानून की बात की जाती है जो जवाबित है। जैसा कि जो शरीयत है उसमें तो चीज़ें रख दी गई हैं, लेकिन जवाबित जो है वो परिस्थितियों के अनुसार, जैसे कि जो कानून फिक्स कर दिए गए वो ठीक है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार कुछ नियम्स बनाने की आवश्यकता होती है। तो वो है जो मतलब नई परिस्थिति के अनुसार जो कानून बनाए जाते हैं वो आते हैं जवाबित के अंतर्गत। तो हम लोग देखते हैं जवाबित। जवाबित शरीयत में केवल उन्हीं शिक्षा प्रथा या कानून का वर्णन किया गया है जो मतलब इस्लामिक जो परंपराएं हैं, हज़रत मोहम्मद हो गए, खलीफा हो गए, इन्हीं सब लोगों के जो शिक्षाएं हैं उनकी देन है, इस्लामिक कानून है। लेकिन जो जवाबित है वो सामाजिक मतलब जवाबित के माध्यम से क्या किया जाएगा कि परिस्थितियाँ, मतलब शरीयत के आधार पर ये हो गया कि जो ईश्वर, खलीफा, उन लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कानून हैं उस हिसाब से बनाए जाएंगे परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन जब भी परिस्थितियाँ चेंज होगी उसके परिणाम स्वरूप क्या किया जाएगा, समय और ज़रूरतों, परिस्थितियों के बदलने पर, समय और ज़रूरतों के आधार पर, परिस्थितियों के बदलने पर क्या किया जाएगा, समय और जो ज़रूरत है उसके आधार पर अगर कानून बना, मतलब कानून की आवश्यकता होगी तो सुल्तान जो होगा, बादशाह जो होगा, वो वहाँ के कुछ कुलीन वर्ग के लोगों के साथ, संभ्रांत लोगों के साथ परामर्श करके कानून बनाएगा। तो वो आ जाता है जवाबित के अंतर्गत। मतलब बदलने के पश्चात वहाँ के कुछ कुलीन वर्ग से परामर्श करके जो कानून बनाए जाएंगे वो आएंगे जवाबित के अंतर्गत। वो जवाबित की श्रेणी में रखे जाते हैं। आवश्यकता के आधार पर वैसे कानूनों को बनाया जाएगा। जैसे कि हम तभी इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं जो शरीयत है वो एक तरीके से दैवी कानूनों का, मतलब उसको बताया जाता है कि दैवी कानून। लेकिन जो जवाबित है ये राज्य लौकिक कानून माना जाता है। राज्य की आवश्यकता के अनुसार, राज्य की परिस्थिति के अनुसार लौकिक कानून की श्रेणी में इसको रखा जाता है। वहीं शरीयत की हम लोग बात करें तो वो दैवी कानून के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि माना जाता है कि बरनी भले ही मतलब इस्लामिक राज्य की कल्पना किया हो, इस्लामिक राज्य की बात किया हो, लेकिन राजा के ऊपर उस हिसाब से इस्लामिक या दैवी मान्यताओं की मतलब कट्टरता से नहीं कहता है कि मतलब परिस्थिति के अनुसार अगर होंगी तो आप शरीयत में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा, मतलब जवाबित के श्रेणी में आता है। और बरनी जो है वो जो सुल्तान है, सुल्तान की मजबूती के लिए या उस राज्य की, इस्लामिक राज्य की सफलता के लिए बताता है कि शरीयत और जवाबित दोनों को वो एक साधन के रूप में ही प्रस्तुत किया है इस्लामिक राज्य की अच्छे से सुदृढ़ तरीके से संचालन के लिए। अब जो बरनी है वो शासन संचालने के लिए मतलब उत्तरदायी बताता है, बादशाह को तो बताया है, सुल्तान को ही बताया है, लेकिन उसके लिए वो कुछ सुल्तान के कार्य भी, आवश्यक कार्य भी बताए हैं। सुल्तान के लिए कुछ आवश्यक कार्य, सुल्तान का क्या मुख्य रूप से आवश्यक कार्य है, तो वो कहता है कि सबसे पहला काम है कि सुल्तान जो है वो क्या करेगा, शरीयत को लागू करने का काम करेगा। शरीयत को लागू करे, जो इस्लामिक कानून है जिसको हम कहते हैं, उसको लागू करने का काम करेगा। फिर है दूसरा काम देता है कि जो बादशाह है वो सुल्तानों के लिए मतलब बादशाह को अनैतिक और पाप पुण्य, मतलब पाप के काम है, अनैतिक और पाप के कार्य हैं, उन सब पर क्या करेगा, वो नियंत्रण स्थापित करेगा।
पाप के कार्य पर नियंत्रण स्थापित करेगा। जाहिर सी बात है, राज्य में अव्यवस्था हो, पाप हो, अनैतिक कार्य हो तो उसका नियंत्रण रखने का कार्य कौन होगा? वहाँ के शासक को होगा, यानी कि बादशाह को होगा। मतलब यहीं पर आप देख सकते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना, कानून और शांति की स्थापना करें। स्थापना का कार्य किसका हो जाएगा? वो किसको सौंपता है? बादशाह को सौंपता है। फिर उसके बाद कहता है कि बादशाह ही क्या करेगा? समाज में, राज्य में न्याय उपलब्ध करवाएगा। न्याय उपलब्ध करवाने का भी काम किसका है? वो शासक को। ये तो मुख्य रूप से वो कार्य सुल्तान के लिए या बादशाह के लिए बताता है। शरीयत को लागू करने का काम किसका है? बादशाह का ही है। अनैतिक पाप पुण्य, पाप के कार्यों, अनैतिक और पाप का जो कार्य है, यानी कि राज्य जो है वहाँ पर क्या करेगा? अनैतिक कार्यों पर नियंत्रण रखेगा और न्याय उपलब्ध करवाने का कार्य। मुख्य रूप से इतना कार्य बताया। फिर अब आप देखते हैं जो बरनी है उसका जो राजनीतिक विचार है, उसके कुछ लक्ष्य थे, कुछ डिसाइड किया था, कुछ मतलब मुख्य रूप से उसके लक्ष्य थे कि जो इस राज्य है वो कौन कौन से काम करेगा। तो बरने के अनुसार राज्य के लक्ष्य, राज्य के मुख्य रूप से क्या है कि भारतीय जो है भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बरनी है वो एक कट्टर मुस्लिम समर्थक है। मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें शासक जो है वो तो मुस्लिम है, लेकिन वहाँ की जनता हिंदू है। तो उसके लिए उसको शासक को, बादशाह को ये निर्देश देना पड़ा कि वो किस प्रकार से शासन करे। उसी का वर्णन वो अपनी बुक, जो उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है, तारीख फतवा ए जहांदारी, उसी के अंदर बात किया है। तो इसका मेन जो लक्ष्य रहा है वो भारतीय मुस्लिम जो राज्य है उसका स्थापना करना, उसका विस्तार करना। फिर उसके बाद है राज्य शक्ति, जो शासन की शक्ति है उसको जन कल्याणकारी करना, कल्याणकारी करना। जैसा कि आप जानते हैं, भले ही वो बातें करता है कि मतलब मुस्लिम कट्टर समर्थक राज्य हो, लेकिन यहीं पर आप देखेंगे वो ये यहाँ तक कहता है कि उस बादशाह को शासन पर रहने का अधिकार नहीं होगा अगर वो जनता में अपनी लोकप्रियता नहीं स्थापित कर सका है। तो कहीं ना कहीं वो जन कल्याणकारी राज्य की भी बात किया है। जो शासक होगा, जो बादशाह होगा, वो कुछ भी करे, लेकिन जनता के बीच अगर वो अपनी सहमति, अपनी वैधता खोता है तो उसको सत्ता से, शासन से हट जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे आप, तीसरा काम वो बताता है कि जो मुस्लिम सल्तनत है उसको वैधता और लोकप्रियता प्राप्त करना। मुस्लिम धर्म को वैधता और लोकप्रियता स्थापित करना। यहीं पर आप देखेंगे कि जो बरनी है उसका जो विचार रहा है वो बताता है कि मतलब जो शासक होगा उसका वो मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करेगा। जैसा कि महमूद गजनवी को आप जानते हैं कि वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, मंदिर को नष्ट कर दिया है, लेकिन इस हिसाब से वो उसको, महमूद गजनवी को एक आदर्श शासक मानता है। कहता है कि एक शासक वही है जो इस्लामिक कानून के आधार पर शासन करे, इस्लाम को विस्तारित करे, इस्लाम की मान्यताओं को बढ़ाए। तो इसी वजह से वो महमूद गजनवी को आदर्श शासक मानता है और उसको बादशाह इस्लाम कहता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ तक तो बातें हुई, लेकिन अब जो बरनी है वो शासन करने के लिए बादशाह जैसा शब्द प्रयोग किया है। जैसे बादशाही को वो कहता है कि
प्रभुत्वता से जोड़ता है कि बादशाही जो है वो क्या है, प्रभुत्व है, वही उसी के अंतर्गत वही सर्वोच्च है ना। तो बर्नी जो बादशाह है उसको आधुनिक संप्रभुता का एक मतलब आधुनिक सिद्धांत का एक संप्रभु मानता है कि वही जो बादशाह है वही संप्रभुता का प्रतीक है, उसी के अंतर्गत शक्तियाँ हैं। बर्नी इसके अंतर्गत बताता है कि प्रभुत्व के सिद्धांत जो है वो तो ज़रूरी हैं, लेकिन जो शासक है, शासक की नज़र में आतंक और राजत्व की गरिमा का और आतंक और राजा की जो गरिमा है किसी भी शासक के लिए, किसी भी बादशाह के लिए वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आवश्यक है। बर्नी खुदा को कहता है कि बर्नी बादशाही है जो मतलब सुल्तान है, उसको कहता है कि वो खुदा का एक प्रतिनिधि है, मतलब ईश्वर के ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है ना। और यहाँ तक वो कहता है कि जब तक बादशाह पर लोगों का विश्वास अगर नहीं है, सत्ता नहीं, इसी वजह से वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट बताता है। कहता है कि अगर शासक पर, बादशाह पर लोगों का विश्वास नहीं है तो शासक वहाँ से हट जाएगा, शासन नहीं करेगा। वो इसी वजह से इस्लाम अगर जो शासक नहीं है, वैध प्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, तो वो शासन नहीं करेगा। अपने आप क्या करे, वो जो पद है, शासन का पद है, सुल्तान का पद है, वो छोड़ दे। और वो शरीयत और राजा को कहता है कि निर्देश में कहता है कि मतलब जो इस्लामी कानून है उसके निर्देशों का पालन करे। जो शासक है, सुल्तान है, वो ऐश्वर्य, आतंक, वैभव, इन सभी को शासन करने के लिए इतना निर्देश देते हुए कहता है कि शासक के लिए उसका वैभव, आतंक और उसकी प्रभुत्वता, ये सभी ज़रूरी चीज़ें हैं। इन सब के अभाव में कोई भी बादशाह शासन नहीं कर सकता है। इन सभी चीज़ों का वो प्रदर्शन करते हुए भी, प्रभुत्व का, आतंक का, वैधता का प्रदर्शन करते हुए वो सहृदय और कृपा, इन सभी चीज़ों को भी समाहित करे। कृपा और अच्छा व्यवहार, कुशल व्यवहार, क्योंकि आप जानते हैं अगर कि शासक का अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हो सकता। इस वजह से ये इसको इम्पोर्टेंट बताया और कहता है कि जो बादशाह है, बादशाह का एक इम्पोर्टेंट गुण बताता है कि बादशाह ही क्या करेगा, समाज में या राज्य में न्याय की स्थापना करेगा। तो बादशाह का एक आवश्यक गुण बताया है कि क्या होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए, न्याय हो आवश्यक गुण है बादशाह के अंतर्गत। जैसे वो कहता है कि मैकियावेली की बात करें तो जैसे उसी के कुछ विचारों से मतलब मेल खाता हुआ। जैसे मैकियावेली कहा कि जो शासक होगा उसके अंतर्गत मतलब अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण होना चाहिए, जैसे कि शेर और लोमड़ी की आदतों की बात किया। वैसे बर्नी भी कहता है कि जो बादशाह है उसमें अलग अलग हर चीज़ों के गुणों की प्रधानता हो, क्रोध, कृपा, ऐश्वर्य, दया, कठोरता, नम्रता, इन सभी चीज़ों को वो एक साथ समाहित करके प्रयोग करे। कहता है कि विश्व में जैसे बर्नी अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए कहता है कि जैसे खुदा ने जब विश्व का निर्माण किया है तो उसमें विरोधी गुणों को रखा है, जैसे अच्छाई, बुराई, सुख, दुख और मतलब शांति, अव्यवस्था, सत्य, असत्य, दिन, रात, अंधकार, उजाला। ठीक उसी प्रकार जो मतलब शासक है वो भी दोनों गुणों का सम्मिश्रण करे, दोनों गुणों को सम्मिश्रित करते हुए कहता है कि उसके परिणाम स्वरूप वो क्या करेगा, समाज में, राज्य में न्याय की स्थापना करेगा। तो इस प्रकार से वो बर्नी जो है बादशाह को इतने चीज़ों को मतलब अपने पे गुणों में स्थापित करने का, और स्पेशली वो बादशाह के लिए 24 उपदेश भी दिया है। जो बादशाह होगा वो 24 मतलब उपदेश बताया, इन गुणों का अपने अंदर सम्मिश्रण करेगा। वो कहता है कि, और वो आगे यहाँ तक कहता है कि जो बादशाह होगा वो अगर विरोधी वर्ग है
उन लोगों को मार दिया, मतलब विरोधी वर्ग अगर बादशाह के प्रति या राज्य में क्रांति करते हैं, विरोध करते हैं, तो उनको मार दिया जाना चाहिए, कुचल दिया जाना चाहिए, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से समाज में, मतलब इस्लामिक जो राज्य है उसके कट्टर समर्थकता का पालन, मतलब कट्टर समर्थक होते हुए इस्लामी राज्य का विस्तार करने की बात कहा। और यहीं पर हम लोग देखते हैं इस प्रकार से कार्यों से जो इस्लामिक राज्य है वो अलोकतांत्रिक हो जाता है और धार्मिक जो है वो एकत्वता है, वो एक मुस्लिम मतलब राज्य का समर्थक है, इस्लामिक राज्य का समर्थक है, और एक राज्य तंत्र की स्थापना की बात किया है कि जो मतलब शासक होगा वो राजशाही शासन हो, इस्लामिक शासन हो। इस प्रकार से वो इतना विचार अपना प्रस्तुत किया है। फिर आप देखेंगे वो यहाँ तक कहता है कि, और नौकरशाही पे अगर विचार की बात करें तो वो नौकरशाही में एक मुख्य पद रखा है, नौकरशाही में मुख्य पद वज़ीर रखा है, वज़ीर। नौकरशाही में मुख्य पद वज़ीर रखा है। न्याय प्रणाली में 2 प्रकार की न्याय प्रणाली, मतलब जो शरीयत है उन्हें 2 प्रकार की न्याय प्रणाली की बात कर दिया था कि एक होगा क्रिमिनल लॉ और एक होगा दीवानी लॉ, उसके अंतर्गत काम करेगा। फिर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उसका विचार है कि अपने अनुभव के आधार पर वो मतलब इतना विचार प्रस्तुत किया और अपने अनुभव के आधार पर वो शासक को अपना 24 हिदायतें भी देता है और कहता है कि जो बादशाह होगा वो यथासंभव युद्ध से बचे और प्रशासनिक यथासंभव युद्ध से बचे, और एक पद मतलब जो बरनी है वो ब्राह्मण विरोधी है, मूर्ति पूजा का खंडन करता है। इस प्रकार से वो अपना विचार प्रस्तुत किया। तो इतना विचार हम लोग बरनी का अध्ययन किए कि किस प्रकार से वो राज्य और शासन की बात किया, कैसे शासन होगा। और अगले की क्लास में हम लोग नेक्स्ट थिंकर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।